कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि होने वाला है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क ग्रुप्स प्रेवलेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह के ग्रुप्स जो हैं जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ग्रुप को एक तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ ही साथ अभी मैं बात करने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो काफ़ी इंटर रिलेटेड सा ये टॉपिक है और ये टॉपिक जो है जून 2020 में आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए इसको कवर कर पाना। और उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी हैं। MCO 1 MCO 3 से लेकर के MCO 7 तक की सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसको आप वॉच करके एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बात और ज़रूरी मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे इग्नू में एडमिशन उन्होंने अभी हाल ही में कराया है, मतलब जनवरी 2021 में कराया है या फिर जुलाई 2021 में कराया है, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने सारे के सारे भार को आप हमें सौंप दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको असाइनमेंट हम बना करके देंगे, आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हम करेंगे, आपको एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको फाइनल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे वो भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको बस हमारे कॉमर्स ही पाठशाला के पेड ग्रुप को ज्वाइन करना है जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये है, जहाँ पे आपको असाइनमेंट, आपके फर्स्ट ईयर की असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ आपको गाइडेंस जो ऑनलाइन मिलनी चाहिए जिसके ज़रिए आपको पता रहे कि आपका एडमिशन कब, फॉर्म फिलअप कब होगा, आपको दोबारा एडमिशन कब लेना है सेकेंड ईयर में, है ना। किसी भी तरह की अपडेट हो इग्नू को वो भी हमारी तरफ से प्रोवाइड करी जाएगी। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको 1500 रुपये पेमेंट करना है, खुद को एनरोल करना है पेड ग्रुप में और मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। आपको बस ग्रुप को फॉलो करना है और जैसे जैसे मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करता चलूँगा आपको अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते रहना है और डेफिनेटली आप एग्जाम्स में मोर देन 70-80% आराम से लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मेरे सिर्फ वीडियोस को वॉच करते हैं उनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन हुआ है। उन लोगों ने 70-80% अचीव कर रहे हैं। तो जो बच्चे पेड कोर्सेज लेंगे उनके लिए तो बेनिफिशियल ये और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा, मैं इनकरेज कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं अप्रोच कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करें जो कि एक बहुत ही मिनिमल वैल्यू में है ना। अगर आप ट्यूशन्स भी करते हैं तो आपको 500 रुपये तकरीबन हर महीने आपको पे करने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पे आपको पे नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये पूरे साल भर का पे करना है, राइट। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बेनिफिट्स मिल जाएंगी। इसका एक इंडिविजुअल वीडियो मैं बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। ठीक है, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है हमारे वीडियोज़ की वो आपको मिलती रहे, है ना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल वर्क ग्रुप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह की ग्रुप्स होती हैं, एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। अब देखो फॉर्मल ग्रुप्स में कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फॉर्मल वर्क ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। पहले फॉर्मल वर्क ग्रुप होता क्या है। सो फॉर्मल वर्क ग्रुप्स आर फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ग्रुप्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किए जाते हैं, फॉर्मल है ये, है ना। जैसे हम फॉर्मल लेटर राइटिंग करते हैं तो जब हम लेटर लिखते हैं फॉर्मल वाला तो देखना वहाँ पे हम लोग हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं। जो इंडस्ट्रियल गाइडलाइंस है, जो ऑफिस की गाइडलाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम लेटर को तैयार करते हैं। उसी तरीके से जो वर्क ग्रुप्स होंगी फॉर्मल वाली वो भी ऑर्गेनाइजेशन खुद तैयार करती है ना। सपोज सेल्स डिपार्टमेंट में 4-5 लोगों को नया अपॉइंट करना है तो उनका ग्रुप बना करके उनको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, राइट। These groups are formed in order to help the organization to achieve the specific goals. ये ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से जो भी उनके गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प किया जा सके। द गोल्स ऑफ अ फॉर्मल वर्क ग्रुप आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है, आपकी जो नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप ग्रुप बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल परचेस कमेटी, क्वालिटी कंट्रोल ग्रुप, है ना। परचेस कमेटी एक हो जाएगी, एक क्वालिटी कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा, एक डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी हो जाएगी, वो भी एक ग्रुप होगा, एंड फॉर्मल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको दिए गए हैं कि आप इस तरह के जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल ग्रुप्स के बारे में कि जो फॉर्मल ग्रुप्स हैं वो कितने तरह का होता है। सबसे पहला यहाँ पे है कमांड ग्रुप। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज हु रिपोर्ट टू द सेम सुपरवाइजर। ठीक है ना। तो ये कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज होता है जो कि सेम सुपरवाइजर को एक तरीके से
यू नो रिपोर्ट करता है कि भाई आज हमारा ये काम हुआ, आज हमें ये दिक्कत हुई वगैरह वगैरह, है ना। कमांड ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन द बेसिक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो कमांड ग्रुप जो होता है वो मेनली जो बेस्ड होता है वो बेसिक जो रिपोर्टिंग होती है ना चीज़ों को लेकर के, कि आपका रिलेशन किसी के साथ खराब है, आई मीन आपका काम किस तरीके से चल रहा है, ठीक तरीके से चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, कुछ दिक्कत आपको आ रही है, इस तरह की चीज़ें आप रिपोर्ट करते हो अपने सुपरवाइजर को, है ना। तो उसके लिए एक कमांड ग्रुप का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सुपरवाइजर खुद सुपरवाइजर खुद जो है चीज़ों को हैंडल करता है। देखो हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश आउट हो रहा है 7001201864। आप हमें यहाँ पे मैसेज करके हमारे पेड कोर्सेज के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं चार्ट एज डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पे देखो क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्मल ग्रुप्स इज रिप्रेजेंटेड और ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एज डिपार्टमेंट, है ना। जो फॉर्मल ग्रुप्स हैं उनको एज ए डिपार्टमेंट के रूप में दिखाया जाता है, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मतलब क्या है कि वहाँ पे सारे के सारे लोग जो है वो फाइनेंस के साथ डील कर रहे हैं, तो उनका एक ग्रुप बन गया ना, वो सारे के सारे लोग जो है ग्रुप में मिलकर के काम कर रहे हैं, तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैंने नाम दे दिया। एक ग्रुप है जो कि सिर्फ पर्सनल और जो HRM आपने सुना होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके ऊपर उनका ध्यान है, तो एक पर्सनल डिपार्टमेंट हम लोगों ने दे दिया। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हम लोगों ने बना दिया, वो भी एक किस्म का ग्रुप है जहाँ पे सारे के सारे लोग जो है मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, मार्केटिंग किस तरीके से की जाए उस बारे में बात करते हैं। तो कमांड ग्रुप जो है कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे देखो सेल्स और अकाउंटिंग की भी बात की जा रही है, उसका भी एक ग्रुप बन गया। सो कमांड ग्रुप्स हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अकॉम्प्लिश वैरायटी ऑफ टास्क, राइट। आगे चलते हैं, कमिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पीपल हु आर ब्रॉट टुगेदर बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल। कमेटी और कमांड ग्रुप में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों को ही जो है जो मैनेजमेंट होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए आपस में ले करके आता है। यहाँ पे भी सेम लाइनें बोली गई हैं। वंस द गोल इज अचीव, जैसे ही आपका गोल अचीव हो जाता है, द ऑर्गेनाइजेशन डिसबैंड्स द कमिटीज़, ठीक है। वहाँ पे देखो क्या हो रहा था, कमांड ग्रुप में जो हमारा जो कमेटी था, जो ग्रुप था, उसको कैंसिल आउट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो हमेशा चलते रहता है। लेकिन जो कमिटीज़ बनाई जाती हैं, कमिटीज़ बनाए जाते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, उनका काम जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, आप उन ग्रुप्स को, आप उन कमिटीज़ को एक तरीके से डिसॉल्व कर दोगे, वो आप काम में नहीं रहेगा, है ना। इसलिए यहाँ पे बोली गई है कि वंस द गोल इज अचीव द ऑर्गेनाइजेशन डिसबैंड्स द कमिटीज। इन केस सच कमिटीज आर डीलिंग विद लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, है ना। तो इन सारे केसेस में जो कमिटीज़ होती हैं वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को एक तरह से डील करती हैं। इन दैट केस दे मे नॉट बी डिसबैंडेड, बट द मेंबर्स इन द कमिटीज कैन बी चेंज्ड और रोटेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी एंड अदर क्राइटेरिया, ठीक है। पहली बात तो ये बोलेगी कि जैसे ही आपका काम पूरा हो जाएगा आप उसको हटा दोगे, आई मीन जो है उसको आप जो है बैन कर दोगे, जो भी आपका कमेटी रहेगा उसको आप डिसॉल्व कर दोगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कमेटी इसलिए बनाई जाती है ताकि जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स कंपनी को फेस करनी पड़ रही हैं उनसे रिजॉल्व किया जा सके, और वहाँ पे जो है जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कमेटी होता है, उसको बैन नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ पे मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। जैसे ऐसे ही कोई मेंबर रिटायर हो जाता है तो नया मेंबर को वहाँ पे अपॉइंट कर लिया जाता है, राइट। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके कमेटी में जो है होती हैं। अगला है द टीम, यहाँ पे टीम की बात की जा रही है। सो इट इज़ अ फॉर्मल वर्क ग्रुप, पीपल वर्क इन अ ग्रुप डज नॉट मीन दैट दे वर्क इन अ टीम, है ना। अगर कोई व्यक्ति ग्रुप में है इसका मतलब वो नहीं है कि वो लोग टीम का हिस्सा हैं, है ना। तो टीम जो होती है वो भी एक तरह का ग्रुप होती है जहाँ पे सारे लोग टीम का हिस्सा होते हैं और साथ में मिलकर के किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए काम करते हैं। अ टीम इज फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, है ना। इन अ टीम देयर इज अ हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन अमंग इट्स मेंबर्स। एक टीम में उसके मेंबर्स के बीच में बहुत ही हाई लेवल एक इंटरेक्शन होता है। द मेंबर्स ऑफ द टीम वर्क टुगेदर वेरी इंटेंसली टू अचीव अ कॉमन गोल। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए पूरी टीम जो है साथ में मिल करके एकदम हाई लेवल इंटरेक्शन करके जो है उसको अचीव करने के लिए काम को करती है, तो इसको बोलेंगे द टीम। अब बात कर लेते हैं सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम्स। सो सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टीम्स, है ना। सेल्फ मैनेज जो होता है वो खुद ही से, मतलब आपस में ही लोग जो है मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं एक स्कूल में हूँ, मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ, राइट। तो हमारा एक ग्रुप है, एक स्कूल वाला ग्रुप है जहाँ पे जो हेड है वो हमारा TIC है, जो हमारा HT है ना। लेकिन HT जितने सारे लोग हैं वो किसी और ग्रुप में एडजॉइंड है जिनका हेड है SI, स्कूल इंस्पेक्टर, राइट। आप समझ रहे हो। तो ये सेल्फ मैनेज ग्रुप का मतलब होता है कि कोई एक ग्रुप में है ऑलरेडी, उसके अंडर में कुछ लोग हैं जिसको मैनेज करने के लिए जो HT ने एक अलग से ग्रुप बनाया है जिसको हम सेल्फ मैनेज ग्रुप बोलेंगे। इस तरह के ग्रुप को बोलेंगे सेल्फ मैनेज ग्रुप। एक तो सरकारी ग्रुप हो गया, है ना, अपर लेवल से। नीचे वाले लेवल पे कुछ लोग हैं जो कि उनके आप साथ में काम करते हैं, उनको मिला करके ग्रुप बना लिया ताकि किसी मैसेज को अगर कन्वे करना पड़े तो सबको फ़ोन करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक मैसेज वहाँ पे डाल दो, सब तक मैसेज पहुँच जाएगा और सारे लोगों को उस चीज़ से वो वाकिफ़ हो जाएंगे,
है ना। तो सेल्फ मैनेज वर्क ग्रुप के बारे में मैं अभी बात करूँगी, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया। अब बात कर लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। सो सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टीम्स। ये जो होती है ना नॉर्मल टीम से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। द मेंबर्स ऑफ द सेल्फ मैनेज वर्क ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द टीम अकॉम्प्लिश इट गोल्स, है ना। जो सेल्फ मैनेज ग्रुप होते हैं वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरीके से जो गोल्स हैं उसको अकॉम्प्लिश किया जाए। लीडर ऑफ दिस टीम इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स मेंबर्स। अब इसके अंदर जो ग्रुप होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो अपने लीडर को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हमारा लीडर कौन होगा। देखो ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया स्कूल वाला, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये मोर और लेस सेम है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बिजनेस की बात की जा रही है और हम एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे जो लीडर होता है उसको चुना जाता है बाय इट्स members. The performance of the leadership task is assigned to individual group members. The team is empowered to discipline its members who are not performing at an adequate level. है ना। यहाँ पे एक तरीके से इनके पास पावर होती है कि जो लोग अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में एडिक्वेट पावर का इस्तेमाल किया जाए और चीज़ें को ठीक करने की कोशिश की जाए। देयर इज कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स अक्रॉस ग्रुप मेंबर्स एंड इवन हायरिंग एंड फायरिंग फॉर विद इन द टीम इज डन बाय द टीम इटसेल्फ। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हायर भी किया जाता है और फायर भी किया जाता है, राइट। यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स के द्वारा ही जो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करता उनको फायर कर दिया जाता है और जो अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है उसको हायर कर लिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स। ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन तैयार नहीं कर रहा, ये जो लोग हैं वो आपस में मिल करके एक टीम बना रहे हैं कि हमें जो है इस काम को इस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो ये बात होगी। अब बात कर लेते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स के बारे में, जो कि ऑटोमेटिक बन जाती हैं। इसको कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाता, बल्कि हम लोग अपने आपस में मतलब जिसके साथ अच्छी बनती है उनके साथ फ्रेंडशिप ग्रुप बना लिया, है ना। जैसे औरतों की किटी पार्टी होती है, आपने नाम सुना होगा, तो उस तरह की चीज़ें हो गई। मतलब यहाँ पे लोग जो है खुद से अपनी मर्जी से बना रहे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी रोल नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स। आइए देख लेते हैं। देखो ये वर्क ग्रुप है, लेकिन ये किटी पार्टी नहीं है, ये वर्क ग्रुप है बट इनफॉर्मल है, right? So informal work groups engage naturally in organization. It is just like the shadow of the formal group. ये बिल्कुल ही एकदम जो फॉर्मल ग्रुप है हमारा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल जो ग्रुप है एकदम सेम उसी की तरह होता है, उसकी परछाई इसमें होती है। इट इज़ बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स परसीव दैट इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्मली फुलफिल सम ऑफ द बेयर नीड्स एंड फील दैट मेंबरशिप इन अ ग्रुप कैन हेल्प देम टू अचीव देयर गोल्स एंड मीट्स इन देयर नीड्स। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है आपस में मिलकर के ग्रुप क्रिएट करके, जिसको फॉर्मल ग्रुप हम बोलते हैं, वो अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है। बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अलावा भी एग्जिस्ट करती हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे मैनेज नहीं कर सकता। जैसे कि देखो कोई व्यक्ति जा रहा है काम करने के लिए, उसको पता है कि उसका ये काम है, तो उसको एक ग्रुप में मिलकर के काम वो कर रहा है। लेकिन सम टाइम जो उसकी पर्सनल नीड्स होती हैं, जो उसके पर्सनल वो चीज़ें इमोशंस होती हैं, उसको वो शेयर करना चाहता है किसी के साथ, तो वो सभी के साथ तो शेयर नहीं कर सकता ना। वो ऐसे ग्रुप में जाएगा जहाँ पे उसके तरह के लोग हैं, जहाँ पे उसके कल्चर के लोग हैं, जहाँ पे उसको कोई समझने वाला हो, तो वहाँ पे वो जो है अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लेता है ना। तो ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे फोर्स नहीं करता कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, वो उसका अपना डिसीजन होता है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी ग्रुप में है जहाँ पे उसको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, और फिर वो जब काम के बाद या फिर काम के बीच में ही वो किसी और ग्रुप में जाता है जहाँ पे उसके स्ट्रेस वगैरह रिलीव हो जाता है ड्यू टू कि वो जो है अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाता है, तो वहाँ पे उससे वो जो है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा होगा। यही बात यहाँ पे बोली गई है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 फैक्ट्री वर्कर्स गो ऑन टू अ पिकनिक, मूवी और बूज टुगेदर, बूज यहाँ पे शराब की बात की जा रही है, बता देता हूँ, बूज टुगेदर टू सेटिस्फाई देयर कॉमन नीड फॉर एफिलिएशन ऑफ फ्रेंडशिप, दिस इज द केस ऑफ द इनफॉर्मल ग्रुप। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छी बात बोलेगी कि सपोज फैक्ट्री वर्कर्स हैं, है ना, वो साथ में मिलकर के पिकनिक पे जा रहे हैं या फिर मूवी देखने जा रहे हैं या फिर साथ में शराब पीने के लिए जा रहे हैं, जो भी हो, तो एक तरह से वो अपने जो कॉमन नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए बाहर जाते हैं, है ना। तो इस तरह के ग्रुप्स को हम बोलेंगे इनफॉर्मल ग्रुप। वर्क ग्रुप ही है लेकिन साथ में मिलकर के सारे काम कर रहे हैं, ऑफिस के बाहर भी वो साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप में 2 तरह के ग्रुप्स बताए गए हैं, फ्रेंडशिप ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो फ्रेंडशिप ग्रुप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु एंजॉय ईच अदर्स कंपनी एंड लव टू सोशलाइज विद ईच अदर। ठीक है, ये ग्रुप होता है जहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ होते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपस में मिल करके एंजॉय करते हैं, आपस में मिल करके चीज़ों को सोशलाइज करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे एक दो फ्रेंड्स के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाने के कारण वो जो है आपस में मिल करके चीज़ों को करना पसंद करते हैं, आप खुद को सोशलाइज करते हैं, उसको बोलेंगे फ्रेंडशिप ग्रुप्स।
दे मे सोशलाइज ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, वो लोग जॉब पे भी सोशलाइज हो सकते हैं, जॉब के बाहर भी सोशलाइज हो सकते हैं, जैसा कि होता है जनरली. फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स इन अ कंपनी हु गो फॉर अ पिकनिक और अ ग्रुप ऑफ लीडी स्टाफ हु फ्रीक्वेंटली हैव लंच टुगेदर, इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रेंडशिप ग्रुप्स, है ना, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स जो हैं आपस में मिलकर के लंच कर रहे हैं, आपस में मिलकर के पिकनिक पे जा रहे हैं, है ना, तो इसको कहेंगे हम फ्रेंडशिप ग्रुप. दूसरा है इंटरेस्ट ग्रुप्स. अब इंटरेस्ट में एक व्यक्ति का अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो किसी ग्रुप को जाकर के ज्वाइन करता है, इसलिए हम उसको कहेंगे इंटरेस्ट ग्रुप्स. पर ये इनफॉर्मल होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहता कि तुम इस ग्रुप में जाओ, वो आदमी खुद से जाता है. सो एम्प्लॉयज में फॉर्म इंटरेस्ट ग्रुप्स व्हेन दे हैव अ कॉमन इंटरेस्ट और गोल टू अचीव इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पे सपोज किसी व्यक्ति को बोला गया है कि तुम्हें ये काम करना है, अलग डिपार्टमेंट में है, और फिर दूसरे व्यक्ति को बोला गया है कि तुम्हें भी ये काम करना है, वो किसी अलग डिपार्टमेंट में है. दोनों को पता है कि दोनों का गोल एक ही है, तो वो दोनों क्या करेंगे, किसी और डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी आपस में मिल जाएंगे और साथ मिलकर के काम करेंगे. तो इसे हम कहेंगे इंटरेस्ट ग्रुप. समझ रहे हो? सो एम्प्लॉयज में फॉर्म इंटरेस्ट ग्रुप्स व्हेन दे हैव कॉमन इंटरेस्ट और गोल टू अचीव इन द ऑर्गेनाइजेशन. किसी को ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचना है, दो लोगों को मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचना है, तो दोनों ने आपस में मिलकर के एक ग्रुप बना लिया और दोनों ने साथ में मिलकर के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी कि किस तरीके से हम कंपनी के टॉप लेवल पे पहुंच सकते हैं. राइट. द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स मे बी समटाइम्स इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. अब जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स के जो इंटरेस्ट है उसको समटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से इग्नोर कर देता है या फिर तो नेग्लेक्ट कर देता है, वो उनको वैल्यू नहीं करता. द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ट्राई टू अचीव देयर गोल बाय यूनाइटिंग देयर एफर्ट्स. यहाँ पे जो लोग होते हैं वो आपस में मिल करके, जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में मिल करके अपने एफर्ट्स को साथ में लगाते हैं ताकि जो भी उनकी गोल्स हैं उसको वो अचीव कर पाएँ. द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ट्राई टू अचीव, अच्छा ये हो गया, बिकॉज ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू वॉइस देयर कंसर्न. चूँकि इनका जो इंटरेस्ट होता है वो कॉमन होता है, जो भी मेंबर्स इसके अंदर में होते हैं वो साथ में मिल करके किसी चीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाते हैं, विच समटाइम्स प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट प्रेशर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस. जिसके कारण से सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ऊपर चेंजेस होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की किसी को दिक्कत होती है, तो जब साथ मिल करके जब लोग जो है इसके बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ जो है उसका असर पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है. तीसरा है स्मॉल ग्रुप वर्सेस लार्ज ग्रुप्स. सो ग्रुप साइज इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द वे ग्रुप मेंबर्स बिहेव. तो ग्रुप साइज का जो है एक बहुत ही बड़ा एक मैटर है कि यहाँ पे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करेंगे. The size of group is normally measured by the number of full-time members who are involved in achieving the group's goals. However, a group can be composed of just 2 or more people. एक ग्रुप में हालांकि साइज डिपेंड करता है कि वो ग्रुप क्या काम कर रहा है, बट समटाइम्स 2 लोग तो या 2 से अधिक लोग भी होंगे तो उसको भी हम ग्रुप ही बोलेंगे. However, a group can be composed, अच्छा ये मैंने बोल दिया, on the basis of the number of members, a group can be small or large. है ना, तो जितने मेंबर होंगे उसके हिसाब से हम उस ग्रुप को स्मॉल बोलेंगे या फिर तो लार्ज बोलेंगे. अब बात कर लेते हैं स्मॉल ग्रुप्स के बारे में और लार्ज ग्रुप्स के बारे में. तो स्मॉल ग्रुप्स क्या होता है? इन अ स्मॉल ग्रुप मेंबर्स आर लाइकली टू नो एवरीबडी एंड इंटरैक्ट रेगुलरली. स्मॉल ग्रुप में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे के बारे में खबर रखता है, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है, तो यहाँ पे सारी लोगों को पता होती हैं. In a small group, it is relatively easier for the members to share information and recognize individuals' contribution to the group. छोटे ग्रुप में ये बहुत आसान हो जाता है कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है ग्रुप को आगे बढ़ाने में या किसी काम को करने में, इसको रिकॉग्नाइज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि यहाँ पे लोग कम होते हैं. तो कम लोग एफर्ट लगाते हैं तो हमें पता है कि किसने कौन सा एफर्ट लगाया है ना, तो रिकॉग्नाइज हम बहुत आसानी से कर लेते हैं. लेकिन लार्ज ग्रुप में ऐसा नहीं हो पाता. द मेंबर्स ऑफ ए स्मॉल ग्रुप आइडेंटिफाई देमसेल्फ ईजिली एंड नॉट क्विकली विथ ग्रुप्स गोल्स. द मोटिवेशन एंड कमिटमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स टू ग्रुप गोल्स इज़ वेरी हाई, है ना. तो यहाँ पे जो छोटा वाला जो ग्रुप है उसके अंदर जो मोटिवेशन होता है, जो कमिटमेंट होता है किसी काम को लेकर के, वो बहुत ही हाई होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग कम है ना. द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप डिराइव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. यहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव कर पाते हैं, जबकि लार्ज लेवल पे ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो आप हर एक की नीड को नहीं समझ सकते, आप हर एक के एफर्ट को नहीं समझ सकते, है ना. जितना ग्रुप छोटा होगा उतना बेहतर वो ग्रुप बनेगा. अब बात कर लेते हैं लार्ज ग्रुप के बारे में, जो कि आखिरी पैराग्राफ है, आखिरी पॉइंट है. इसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा. तो लार्ज ग्रुप्स भी एक तरह की ग्रुप्स होती हैं. In a large group, there are so many members. Because of many members, they are less likely to know each other and may have little personal contact with each other on a day-to-day basis. तो ये तो सिंपल सी बात है ना. 5 फ्रेंड है सपोज, आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं, आपस में मिलकर के इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो पांचों के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, उनके एफर्ट्स के बारे में, उनकी हर एक चीज़ के बारे में आप जानकारी जानते हो. बट सपोज 20 फ्रेंड अब हो गए, सारे फ्रेंड ही हैं
लेकिन 20 फ्रेंड हैं, तो आप हर एक फ्रेंड से तो बात करते नहीं होगे, है ना। आप हर एक फ्रेंड के बारे में जानकारी नहीं कर सकते, आप हर एक लोगों के बारे में जो भी उनकी डे टू डे बिजनेस है उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते, है ना। तो डे टू डे बेसिस में जब ग्रुप लार्ज हो जाता है तो उनकी जो भी पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है वो कम जाता है, वो सारे लोगों से बात नहीं कर पाते, और इसके कारण से आप जो है उनके बारे में पता भी नहीं रख पाते कि कौन क्या कर रहा है। As a result, there exists lower level of interaction among members of this group and it makes information sharing difficult among them. सिंपल सी बात है, अगर ग्रुप बड़ा होगा तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में भी आपको डिफिकल्टीज आएंगी, राइट। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। आगे चलते हैं। इंडिविजुअल कंसिडर लीड टू देयर ओन कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप, है ना, मे बिकम अनइम्पॉर्टेंट टू द ग्रुप विच अल्टीमेटली रिड्यूसेस देयर मोटिवेशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स ग्रुप। तो समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से इंडिविजुअल जो है उनको कंसिडर किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं ग्रुप में, तो वो आप उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। तो धीरे धीरे जो ग्रुप का मेंबर होते हैं, जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो भी एक तरीके से एंथुसियास्टिक नहीं होता उस ग्रुप में काम करने को लेकर के या फिर उस ग्रुप को लेकर के, है ना। तो एक तरीके से वो क्या होता है, जो कमिटमेंट है, जो उसका मोटिवेशन है, वो एक तरीके से टूटता जाता है और वो काम भी ठीक तरीके से नहीं कर पाता। Therefore, people normally tend to be less satisfied in larger groups. तो लार्जर ग्रुप में क्या होता है, एक व्यक्ति थोड़ा सा कम सेटिस्फाइड होता है। अब सपोज ना कि 20 लोग हैं, उसमें से एफर्ट किसी एक ने लगाया, बट आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे ड्यू टू वेरियस पीपल्स डूइंग द सेम वर्क। बहुत सारे लोग सेम काम को कर रहे हैं, बट किसी एक व्यक्ति के कारण वो काम बहुत अच्छे तरीके से हो पाया, तब और आप किस तरीके से रिकॉग्नाइज करोगे, आपके लिए दिक्कत होगी। तो लार्ज ग्रुप में ये दिक्कत होती है ना। तो ये हमारा टोटल टॉपिक था, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और ये काफ़ी एक ब्यूटीफुल एक टॉपिक था जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। जून 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। आई होप कि आप देख चुके हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय।